नमस्कार, बहुत स्वागत न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आपके साथ में हूँ ललित प्रजापति। आज थोड़ी संबंधों की चर्चा, पड़ोसियों से जो संबंध सुधर रहे हैं और इन सुधरते संबंधों के बीच सबसे ज़्यादा दिक्कत किसे हो रही है उसकी भी थोड़ी बात कर ली जाएगी। ज़ाहिर तौर पर अमेरिका को दिक्कत हो रही है। तो भारत और चीन के बीच लंबे समय से चले आ रहे सीमा विवाद, राजनीतिक तनाव, इन सब के बावजूद कम से कम दोनों देश अपने संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए अब नई कोशिश कर रहे हैं। चीनी विदेश मंत्री हैं वांग यी, वो नई दिल्ली की यात्रा पर हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि दोनों देशों को सही रणनीतिक साझेदारी स्थापित करनी चाहिए, एक दूसरे को साझेदार मानना चाहिए। खैर, हमारी तरफ से तो माना ही जा रहा था, वहाँ से थोड़ी दिक्कत हो रही थी। बहरहाल इस बयान ने ये तो साफ कर दिया है कि बीजिंग और दिल्ली दोनों संबंधों को स्थिर करने और सहयोग के नए रास्ते खोजने के इच्छुक हैं। दिल्ली की तरफ से पहले से ही था, बीजिंग ने भी इसे साफ कर दिया। वांग यी ने अमेरिकी टैरिफ को लेकर डॉक्टर जयशंकर से कहा कि दुनिया तेजी से बदलाव की तरफ जा रही है। अमेरिका का जिक्र करते हुए कहा कि एक तरफा धौंस धमकी से कोई काम नहीं चलेगा, जैसे कि अमेरिका की तरफ से किया जा रहा है। इसके अलावा दुनिया फ्री ट्रेड, बिजनेस और अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों का भी सामना कर रही है। जून 2020 का पूरा घटनाक्रम आपको पता ही है। गलवान घाटी में झड़प हुई और दोनों देशों के जो रिश्ते थे वो दशकों में सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए थे उस झड़प के बाद। लेकिन मौजूदा समय में दोनों देशों की जो नेतृत्व क्षमता है वो इस बात पर केंद्रित है कि तनाव कम हो, क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर सहयोग के जो मौके हैं वो खोजे जाएं। धंधा कुल जमा। वांग यी और भारतीय विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर, एस जयशंकर, उनकी बैठक में सीमा शांति एक प्रमुख मुद्दा रही है। जयशंकर ने स्पष्ट रूप से कहा कि भारत चीन संबंधों में किसी भी सकारात्मक गति का आधार जो रहेगा वो रहेगा सीमावर्ती इलाकों में शांति और सौहार्द बनाए रखने की क्षमता। वांग यी ने भी माना है कि सभी स्तरों पर संवाद और आदान प्रदान धीरे धीरे बहाल हो रहे हैं। अब ये संकेत है कि दोनों देश केवल सीमा विवादों में अटके रहने के बजाय फ्यूचर की तरफ देखना चाहते हैं। इसमें अमेरिका का भी रोल है। तो ये तो बातचीत हुई। इसके अलावा जो अजीत डोभाल हैं और वांग यी, उनके बीच भी एक बातचीत होने वाली है, उस पर भी नज़र रहेगी, उसका भी अपडेट देंगे। उससे उम्मीद बढ़ी है कि लंबे समय से जो अटकी बातचीत है उनमें अब धीरे धीरे प्रोग्रेस हो रही है, दोनों तरफ से हो रही है। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार और आर्थिक संबंधों पर भी चर्चा की है। चीन भारत के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में से एक है, लेकिन व्यापार संतुलन लंबे समय से बीजिंग के पक्ष में झुका हुआ है, वो आगे हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। जयशंकर ने नदी डेटा साझाकरण, यानी एक दूसरे को रिवर का डाटा ट्रांसफ़र करने, सीमा व्यापार, संपर्क, सांस्कृतिक आदान प्रदान, ऐसे मुद्दों पर बातचीत की है। इससे कदम से न केवल व्यापारिक संबंधों को बेहतर बनाया जाएगा, बल्कि जो आपसी विवाद है उसे भी वो भी मजबूत होगा। वांग यी का भी बयान इसमें सामने आया है। भारत और चीन विकासशील देशों के लिए एक उदाहरण, एक मिसाल, एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं। मतलब अगर दोनों देश अपने मतभेद पीछे छोड़ दें और मिलकर इस तरह से काम करें तो ग्लोबल साउथ के लिए एक लीडर वाली भूमिका दोनों देश मिलकर निभा सकते हैं ग्लोबल साउथ के लिए। वांग यी की यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीन यात्रा से कुछ दिन पहले हुई है। ये भी करीब 7 साल में ऐसा हो रहा है कि पहली बार जो प्रधानमंत्री मोदी हैं वो शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए बीजिंग जाएंगे। चीन और भारत दोनों SCO के बहुत इम्पॉर्टेंट मेंबर्स हैं और ये जो मंच है वो दोनों देशों के क्षेत्रीय सुरक्षा, आतंकवाद विरोध और आर्थिक सहयोग पर अपने विचार साझा करने का एक मौका देता है। इस संदर्भ में वांग यी की यात्रा और जयशंकर के साथ उनकी बातचीत केवल द्विपक्षीय संबंधों तक सीमित नहीं है। ये एशिया की एक सामूहिक सुरक्षा और स्थिरता इससे भी जुड़ी हुई है। पूरे एशिया कॉन्टिनेंटल की बात कर ली जाए अगर तो एक बात और भी है कि एक रास्ता बंद होता है तो कई रास्ते खुल जाते हैं। ये बात कूटनीति पर भी लागू होती है। शीत युद्ध के दौरान भारत और अमेरिका के जो रिश्ते थे वो बहुत अच्छे नहीं थे। सोवियत संघ बिखर गया, SSR जब टूटा तो भारत ने कूटनीतिक तौर पर रूस से दोस्ती तो पहले की तरह बनाए रखी, लेकिन बीते 2 दशक में अमेरिका के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हो गए थे, संपर्क हो गए थे। लेकिन अपने दूसरे कार्यकाल में अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, तो अचानक से भारत के प्रति उनकी जो बेरुखी है वो बढ़ने लगी। चीन, जिसके साथ भारत के ताल्लुकात गलवान घाटी की वजह से थोड़े बिगड़ गए थे, उसके साथ रिश्तों की एक नई शुरुआत की संभावना दिखने लगी, क्योंकि वो अमेरिका से दूरी हुई। हालांकि इतिहास की वजह से भारत के लिए चीन पर पूरी तरह भरोसा करके चलना संभव नहीं है, ऐसा जानकार कह रहे हैं। लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में गुण दोष के मुताबिक संबंध बेहतर करने में कोई बुराई भी नहीं है। किसके साथ? चीन के साथ। भारत चीन के रिश्तों में थोड़ी भी नरमी जो होगी वो अमेरिका के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकती है, और ये हो रहा है, ये बार बार हो रहा है।
विदेश मंत्री ने यह भी साफ किया है कि इसके लिए दोनों, जो एस जयशंकर है उन्होंने साफ किया, इसके लिए दोनों देशों से स्पष्ट और रचनात्मक नज़रिए की ज़रूरत होगी। 3 परस्पर सिद्धांतों का पालन करना होगा। वो क्या क्या है? परस्पर सम्मान, परस्पर संवेदनशीलता और परस्पर हित। हमारे यानी चाइना और भारत, इनके मतभेद, विवाद, प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन, संघर्ष इसमें नहीं बदलने चाहिए। मतभेद इन सब चीज़ों में नहीं बदलने चाहिए। इस दौरान जो चीनी समकक्ष हैं वांग यी, उन्होंने भी ये बात कही है कि अमेरिका के लिए भी एक छिपा हुआ संदेश हो सकता है, और ये है, ऐसा हुआ है। अमेरिका के दबदबे को इसके चलते, ये जो अच्छे रिश्ते हो रहे हैं इसके चलते चुनौती मिलेगी। 2 दिवसीय यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन के लिए चीन जाने से पहले जो वांग यी वो भारत पहुंचे हैं, उसके कई मायने भी हैं। इस संगठन में भारत, रूस और चीन के अलावा मध्य एशिया के कई और देश भी हैं। भारत और चीन के आपसी रिश्तों में ये जो प्रोग्रेस है, ये उस दौर में हो रही है जब रूस से कच्चा तेल खरीदने के नाम पर अमेरिका भारत पर 50% टैरिफ थोप चुका है, और चीन के साथ भी वो सौदेबाजी में लगा हुआ है। चीन के साथ तो पूरा तमाशा जो शुरुआत में हुआ था वो पूरी दुनिया ने देखा है। भारत और चीन दुनिया के 2 सबसे ज़्यादा आबादी वाले देश हैं। चीन अमेरिका के बाद दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत अभी चौथे नंबर पर रहते हुए बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, बड़ी अर्थव्यवस्था है। टैरिफ के मसले पर चीन ने पहले दिन ही भारत के रुख का समर्थन कर दिया था। अब अगर दोनों देश सीमा से जुड़े एकमात्र विवादित मुद्दे को छोड़कर रणनीतिक तौर पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये अमेरिका जैसे सुपर पावर के लिए एक खतरे की घंटी के तौर पर देखा जा रहा है। दोनों देशों ने अगर जियोपॉलिटिकल में क्षेत्रीय एकजुटता कायम कर ली तो मौजूदा अमेरिकी प्रशासन की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ सकती हैं। ये बात संबंधों की हो गई है। अब ज़रा धंधे का भी एंगल समझ लेते हैं। धंधे का एंगल भी समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर भारत और चीन के रिश्ते सुधरते हैं तो दोनों में से किससे ज़्यादा फायदा होगा। जानकार ये कह रहे हैं कि रिश्ते सुधरने की दशा में फ़ायदा तो दोनों देशों को होगा, लेकिन थोड़ा सा आंकड़े देखें तो चीन को शुरुआत में ज़्यादा फ़ायदा होगा ही होगा। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत और चीन के बीच जो कुल व्यापार है वो 127 अरब डॉलर से ज़्यादा का है। 127 अरब डॉलर से ज़्यादा का। इसमें भारत को चीन के साथ 99.2 अरब डॉलर का व्यापार घाटा हुआ है। भारत चीन से तैयार माल ज़्यादा खरीदता है और कच्चा माल अपना कम बेच पाता है। भारत में जो चीनी कंपनियां हैं उन्होंने टेक और स्टार्टअप सेक्टर में काफ़ी निवेश किया है। ये कई चीज़ों के लिए चीन पर निर्भर हैं, डिपेंडेंसी जिसे आप कहते हैं। अगर ऐसे में चीन से रिश्ते बेहतर होते हैं तो चीन को तो बड़ा बाजार मिल जाएगा, लेकिन भारत को अपने उद्योगों को भी मजबूत करना होगा। एक शब्द आया व्यापार घाटा। व्यापार घाटा ये बताता है कि कौन देश ज़्यादा कमा रहा है। भारत और चीन में जो व्यापार है उसमें चीन का पलड़ा लगातार भारी हुआ है। वित्त वर्ष 2024-25 जैसा भी हमने आपको बताया 127 अरब डॉलर का व्यापार हुआ। भारत ने चीन से 113 अरब डॉलर का सामान से ज़्यादा का सामान खरीदा है, और चीन ने भारत से सिर्फ कितना लिया है? 14 अरब डॉलर से थोड़ा सा ज़्यादा। इसके चलते भारत को चीन के साथ 99.2 अरब डॉलर का घाटा हुआ है। ये जो घाटा ये लगातार बढ़ रहा है, यही है व्यापार घाटा। इसका मतलब ये है कि भारत चीन से सामान खरीदने के लिए बहुत ज़्यादा निर्भर है, हमारी डिपेंडेंसी ज़्यादा है। ठीक, व्यापार का नेचर ये भी बताता है कि कौन ज़्यादा फायदे में है। भारत चीन से तैयार माल ज़्यादा खरीदता है। इसमें मशीनरी हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया, कंप्यूटर, दवा बनाने का सामान, केमिकल, खिलौने, ये सभी चीज़ें चीन में अच्छे से बनती हैं। और भारत चीन को क्या भेजता है? कच्चा माल, लोहा, समुद्री उत्पाद, कपास और थोड़े बहुत केमिकल्स वगैरह। कच्चा माल बेचने में उतना फ़ायदा नहीं होता जितना कि तैयार माल बेचने में होता है। निवेश और निर्भरता, निवेश कौन कितना कर रहा है और डिपेंडेंसी क्या है। चीनी कंपनियों ने काफ़ी पैसा भारत में लगा रखा है, खासकर टेक और स्टार्टअप कंपनियों में। हालांकि भारत ने सुरक्षा कारणों से इस निवेश को कम करने की कोशिश की है। भारत कई ज़रूरी चीज़ों के लिए चीन पर निर्भर है, जैसे दवा है, इलेक्ट्रॉनिक्स है। अगर चीन से सामान बंद होना शुरू हो जाए तो भारत के उद्योगों को बहुत नुकसान हो सकता है। अगर दोनों देशों के रिश्ते बेहतर होते हैं तो चीन को भारत जैसा बड़ा बाजार मिल जाएगा। अब वो बिना किसी बड़े परेशानी के अपना सामान बेचेगा, इससे उसका व्यापार और बढ़ेगा। भारत को ये फ़ायदा होगा कि चीन से सस्ता माल और सस्ता कच्चा माल और मशीनें मिल सकती हैं। इससे भारत में सामान बनाने की लागत कम होगी, लेकिन भारत के जो अपने उद्योग होंगे उस पर इससे दबाव बढ़ेगा। उन्हें चीन से मुकाबला करना होगा। ऐसा पहले भी आपने देखा है। भारत को अपना सामान और ज़्यादा बेचना होगा और व्यापार घाटे को कम करना होगा, ये जानकारों का कहना है। और तभी ये रिश्ता दोनों के लिए फ़ायदेमंद होगा। चीन इस दोस्ती के ज़रिए बहुत आसानी से अमेरिका जैसी महाशक्तियों को थाम लेगा। उसके पास पूरे इलाके को आसानी से कंट्रोल करने की एक तरह से ताकत आ जाएगी। ऐसे में भारत के लिए चीन के साथ संतुलन बनाना बहुत ज़रूरी होगा। उसे ये नहीं भूलना चाहिए
जानकार ये कह रहे हैं कि भारत को नहीं भूलना चाहिए कि ट्रंप का जो कार्यकाल है वो कुछ सालों का है। इसके ख़त्म होने के बाद फिर नई सरकार होगी, नई तरह के रिश्ते बनेंगे। अभी जैसे 2 दशक तक रिश्ते रहे हैं, तो दरवाजे हमेशा के लिए बंद करना सही नहीं होगा। एक दीर्घकालिक रणनीति पर काम करने की ज़रूरत है। जानकार इसी हिसाब से इसे देख रहे हैं। लेकिन फिल दौर की बात कर ली जाए तो भारत चीन के रिश्ते और रशिया की जो भारत से शुरुआत से करीबी रही है, ये सब अमेरिका के लिए कहीं ना कहीं खतरे की घंटी हैं। इसके बाकी और भी एंगल हैं, आयाम हैं, वो भी आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल इजाज़त, नमस्कार।